हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनर मिलेट्स के बारे में। माइनर मिलेट मीन जो स्मॉल मिलेट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। और इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस एग्रीकल्चर फ्यूचर यूट्यूब चैनल्स पे हो चुकी है। आप तो सब क्लासेस को देख सकती हैं जो कि FCI और AFO और बाकी सभी जितने भी एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसे शेयर करें। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कि जो माइनर मिलेट हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो फिंगर मिलेट और प्रोसो मिलेट और ब्रेनयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट और फोक्सटेल मिलेट जो है ना, ये सभी क्या है, माइनर मिलेट हैं, ठीक है, स्मॉल मिलेट है। ये इंपॉर्टेंट है मिलेट्स, ठीक है। इनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते बट कई बार पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने इन्हें टेबल फॉर्म में और कुछ को डायरेक्ट जिनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको डायरेक्ट मेंशन किया है, ठीक है। तो ये इनके डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये है जो फिंगर मिलेट का इस टाइप का होता है, ये फोक्सटेल मिलेट का है, ये ब्रेनयार्ड का है, ठीक है। और ये प्रोसो मिलेट का है, ये कोडो मिलेट का है और ये लिटिल मिलेट का है, ओके। उसके बाद में बात करेंगे ये जितने भी मिलेट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, इनमें माइनर और जो मेजर है उन दोनों ही मिलेट्स को रखा गया है। जैसे कि रागी और फिंगर मिलेट, सोरगम जिसे हम ज्वार बोलते हैं, बाजरा, पर्ल मिलेट, ये मेन जो बड़े मिलेट्स होते हैं वो है। और आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है माइनर मिलेट, ठीक है, जो छोटे मिलेट्स होते हैं। देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी स्लाइड मेन स्लाइड तो अभी आई है। कॉमन नेम जो है, ठीक है, एक साइड वो मेंशन किया, एक साइड बोटेनिकल नेम और एक साइड फैमिली को मेंशन किया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिंगर मिलेट की, ठीक है। तो फिंगर मिलेट है, उसका साइंटिफिक नेम है एल्यूसाइन और कोरेस्काना, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली का है, पोएसी फैमिली का। और पोएसी फैमिली का जो सेकंड नेम है वो कौन सा है, ग्रेमिनी, ठीक है। यानी कि ग्रेमिनी को ही क्या बोलते हैं, पोएसी, ठीक है। ग्रेमिनी और पोएसी दोनों एक ही कुल के नाम है, एक ही फैमिली का नाम है, ठीक है। ग्रेमिनी को पोएसी बोल सकते हैं और पोएसी को ग्रेमिनी बोल सकते हैं। सेकंड कौन सा है, प्रोसो मिलेट, जिसे क्या बोलते हैं, पैनिकम मिलियसिकम, ठीक है। ये भी पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। थर्ड है ब्रेनयार्ड मिलेट, जिसको इकेनोकोला एस्कुलेंटा बोलती हैं, ठीक है। ये भी पोएसी या ग्रेमिनी से है। सभी देखो पोएसी या ग्रेमिनी से ही है, ये एक अच्छी बात है। जितने भी सीरियल्स हैं सभी ग्रेमिनी फैमिली से हैं और पल्सेस किस फैमिली से हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर हम बात करेंगे, कोडो मिलेट है। फर्स्ट कौन सा था, फिंगर मिलेट था, सेकंड था प्रोसो मिलेट, थर्ड था ब्रेनयार्ड, फोर्थ था कोडो मिलेट, ठीक है, जो पासपालुम सैक्रोबिक्यूलेटम, ठीक है। ये भी पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली का है। फिर फॉक्सटेल मिलेट जो है वो है स्टेरिया इटैलिका, ठीक है, ये भी पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली का है, ओके। तो ये हो गए इनके साइंटिफिक नेम और ये कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट पढ़ते हैं फिंगर मिलेट के बारे में, ठीक है। फिंगर मिलेट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या था, इल्यूसाइन कोरिकेना, ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो इसे और नाम से भी जाना जाता है, फिंगर मिलेट तो बोलते हैं इसे अफ्रीकन फिंगर मिलेट बोलते हैं, रेड मिलेट बोला जाता है, रागी बोला जाता है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट फूड है, यानी कि पुराने टाइम से इसको खाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये फर्स्ट सीरियल ग्रेन है जिससे कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट सीरियल ग्रेन है। उसके बाद में ओरिजिन की बात करें, यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फिंगर मिलेट है उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, तो इथोपियन जो हाईलैंड्स है इसे क्या माना जाता है, फिंगर मिलेट का उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो और फिर पढ़ते हैं जो नॉर्मल इसके कुछ फीचर्स हैं। तो दीज आर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, कम टाइम में ही ये फसल पक के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। रेडी टू हार्वेस्ट एट लिटल इन 65 डेज, ठीक है। तो ये क्या है, 65 दिन में ही बुआई के लिए कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है। यानी कि जैसे ही हमने सोन किया उसके 65 डेज बाद हम क्या इस फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और इससे ईल्ड ले सकते हैं। इतना कम टाइम फिंगर मिलेट के अंदर लगता है, इसको इसीलिए इसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में एंड कैन बी इजीली ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इट इज़ हाईली ग्रोन क्रॉप अमंग ऑल स्मॉल मिलेट्स, ठीक है। जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं, अभी हमने ऊपर 5 स्मॉल मिलेट्स जो हैं उनके नाम पढ़े, ठीक है।
कुछ में 7 दिए होते हैं, कुछ बुक्स में 6 दिए होते हैं, लेकिन जो मेन है वो 5 है। और उन्हीं 5 में से जो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है वो है फिंगर मिलेट, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल। ये क्या है, प्रोटीन और मिनरल का क्या है, रिच सोर्स है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ऑल अदर सीरियल्स एंड मिलेट, ठीक है। अदर सीरियल्स हैं और जो मिलेट हैं उनके कंपेरिजन में जो फिंगर मिलेट है ना उसमें प्रोटीन और मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन और मिनरल्स का। देन उसके बाद में बात करेंगे क्लाइमेट की, ठीक है, यानी कि किस टाइप की जलवायु, किस टाइप की क्लाइमेट चाहिए किसे फिंगर मिलेट को। तो टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 34 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल की बात करें तो 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया गया, इसे mm में चेंज करेंगे तो 1000 mm होगा, ठीक है। सोविंग टेम्परेचर तो ये नॉर्मल टेम्परेचर था। सोविंग टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और हार्वेस्ट करते टाइम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये अलग अलग टेम्परेचर है जो अलग अलग स्टेज पे फिंगर मिलेट को चाहिए होता है। इसके बाद में सॉइल की बात करें तो हमने जितनी भी सीरियल्स पढ़ी हैं या फिर अब हम ये स्मॉल मिलेट्स पढ़ रही हैं या माइनर मिलेट्स बोल सकते हैं, तो इनमें भी क्या है, सॉइल की रिक्वायरमेंट सेम सी ही रहती है, ठीक है। यानी कि फर्टाइल और अच्छी सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि वेल ड्रेन हो, जिसमें अच्छी तरह से मतलब कि कोई भी वाटर वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और बाकी अगर देखा जाए तो वैरायटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी जो है उनको अलग अलग अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट्स की नीड होती है, ठीक है। किसी को किसी टाइप की, किसी को किसी टाइप की। लेकिन अगर मेनली हम बोलें तो गुड ऑर्गेनिक मैटर वाली जो सॉइल है, अपलैंड सॉइल है, ठीक है, उसकी नीड होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो सॉइल जो है ना गुड ऑर्गेनिक मैटर वाली उसकी, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे ब्लैक सॉइल विद गुड ड्रेन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर कल्टिवेशन एज दिस क्रॉप इज सस्टेनेबल टू क्रॉप वाटर लॉगिंग टू सम एक्सटेंट, ठीक है। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी, अच्छे ड्रेनेज वाली, यानी कि ऐसा नहीं हो कि ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश आ गई तो पानी वहीं पे खड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे वेल ड्रेन वाली होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी ऐसे खड़ा ना रहे। बिकॉज कुछ सभी फसलों को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पानी उनके अंदर खड़ा रहे, जिससे अगर फिंगर मिलेट है उसके अंदर ऐसे पानी खड़ा रहेगा तो क्या होगा, हमारी फसल क्या है, उससे हमें कोई भी अच्छा इनपुट नहीं मिलने वाला, ठीक है, आउटपुट नहीं मिलने वाला। उसके बाद में बात करें वैरायटीज़ की, तो वैरायटी कौन सी है, ओनली फिंगर मिलेट की ही वैरायटी है। तो वीएल मंडुआ 101 जो है और वीएल मंडुआ 204, वीएल मंडुआ 124, वीएल हाँ ये डायरेक्ट वीएल है, वीएल 149 और वीएल 146, वीएल मंडुआ 315। मैच्योरिटी इन इसका जो मैच्योरिटी टाइम है ना वीएल मंडुआ 315 का, ये इसका मैच्योरिटी टाइम है जो 105 से 115 डेज़ है, ठीक है। यानी 105 से 115 दिन में मैच्योर होके ये तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, जो वीएल मंडुआ 315 है ये वाली वैरायटी, ठीक है। और एक वैरायटी और है वीएल मंडुआ 324, ठीक है। तो ये जो वैरायटीज़ है ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है किसकी, फिंगर मिलेट की। इसके बाद में बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि जो फिंगर मिलेट है ना उसके साथ में जो दूसरी फसल अगर हम ग्रो करें, मान लो ये फिंगर मिलेट की रो है, ठीक है, इसके साथ में हमें कोई और क्रॉप की भी रो लगानी है, मान लो फिंगर मिलेट के बीच में डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है और रीजन है जैसे बीच की जो लैंड है वो थोड़ी वेस्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई और क्रॉप लगा देंगे ना, तो उससे हमें क्या होगा, इनपुट भी एडिशन इनपुट मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से अपने को आउटपुट मिल जाएगा। और क्या होगा कि अपने को फिंगर मिलेट का जितना मिलना था उतना तो मिलना ही था, उसके बीच में कोई दूसरी फसल भी लगा लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन पंजाब फिंगर मिलेट एंड सोयाबीन आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। पंजाब जो है ना, पंजाब अपना जो स्टेट है उसमें क्या है, फिंगर मिलेट के साथ साथ जो सोयाबीन है ना उसको भी ग्रो किया जाता है, यानी कि सोयाबीन और फिंगर मिलेट दोनों को एक साथ उगाया जाता है अच्छी इनकम लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप का नेम एक साइड मैंने मेंशन किया है, सभी क्रॉप की वैरायटीज़ एक साइड में मेंशन किया है। फिंगर मिलेट की बात करें वो वैसे तो ऊपर लिखती थी, ठीक है, फिर भी कुछ वैरायटीज़ और है। तो फिंगर मिलेट की है GPU 48, PRM फर्स्ट,
और भारती, और GPU 66, KMR 301 और KOPN 235, को 15 और दापोली 2। ठीक है, ये किसकी वैरायटी है? फिंगर मिलेट की है। और फोक्सटेल मिलेट की कौन सी है? सूर्यानंदी। ठीक है, और SIA 3156 और RAU SIA 3085 और CO7 HMT 101। ठीक है, ये क्या है? फोक्सटेल मिलेट जो है उसकी वैरायटी है। कोडो मिलेट की बात करें तो JK 13, JK 65, JK 106, JK 98 और इंदिरा और कोडो 101, TNAU 86 और छत्तीसगढ़ कोडो 2। ठीक है, ये जो वैरायटी है किसकी है? कोडो मिलेट की है। जिनके आगे ऑलरेडी कोडो मेंशन है उसका मीन तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वैरायटीज़ है ये किसकी हैं? कोडो की ही हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे ब्रेन यार्ड मिलेट की। ठीक है, ब्रेन यार्ड मिलेट कौन से हैं? तो उनकी जो वैरायटीज़ है ना ब्रेन यार्ड की, वो है DHB 93-2। ठीक है, और MDU 1 और CO2। ठीक है, प्रोसो मिलेट की बात करें TNAU 145, TNAU 151 और प्रताप चीना 1 और PRC 1, DHP 2769। ठीक है, ये सब वैरायटी जो है ये है पोर्सो मिलेट की। ठीक है, तो हमने सभी की पढ़ी। फिंगर मिलेट की कौन सी है? फोक्सटेल की कौन सी है? और कोडो मिलेट की कौन सी है? ब्रेन यार्ड की कौन सी है? और प्रोसो मिलेट की कौन सी है? ठीक है, उसके बाद में एक साइड क्रॉप्स को मेंशन किया गया है। सॉरी, यहाँ पे लिखना था क्रॉप। ठीक है, एक साइड क्रॉप नेम को मेंशन किया गया है और उसके बाद में उनके अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सबको मेंशन किया गया है। बात करते हैं फर्स्ट फिंगर मिलेट की। ठीक है, तो इसका सोविंग टाइम क्या है? और फिर है लिखा मैंने पोरो मिलेट, फिर है ब्रेन यार्ड मिलेट, फिर कोडो मिलेट और फिर फोक्सटेल मिलेट। ठीक है, इन सभी के नीचे इनका सोविंग टाइम मेंशन किया गया इस पूरी रो में। फिर सीड रेट को मेंशन, फिर स्पेसिंग को, इसी टाइप से इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सोविंग टाइम की बात करें तो फिंगर मिलेट का सोविंग टाइम रहेगा मई से जून माह में या मई से जून मंथ में क्या करते हैं? सोन किया जाता है, बुआई की जाती है फिंगर मिलेट की। ठीक है, पोर्सो मिलेट की जुलाई में की जाती है और ब्रेन यार्ड की भी जुलाई में की जाती है। कोडो मिलेट की जून से जुलाई में की जाती है। फोक्सटेल की कब करते हैं? जुलाई में करते हैं। उसके बाद में बात करें इनके सीड रेट की, यानी कि बीज दर कितनी चाहिए होती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर पे बात करेंगे पर हेक्टेयर पे, यानी पर हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो अलग अलग रहती है। फिंगर मिलेट के अंदर 8 से 10 kg पर हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ट्रांसप्लांटिंग मतलब हमने पहले नर्सरी के अंदर ग्रो किया है फिंगर मिलेट को और फिर हम मेन जो है ना फील्ड है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, देन 4 kg पर हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, बिकॉज नर्सरी में तो जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही लगाए जाएंगे और उन प्लांट्स को क्या किया जाएगा? फिर मेन फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर हम नॉर्मली डायरेक्ट फील्ड में सोन कर रहे हैं तो 8 to 10 kg पर हेक्टेयर रहेगा। और पोर्सो मिलेट है उसका कितना रहेगा? 8 से 12 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, सीड रेट कितनी रहेगी? 8 से 12 kg पर हेक्टेयर। और ब्रेन यार्ड की कितनी रहेगी? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। और कोडो मिलेट की रहेगी 10 से 15 kg पर हेक्टेयर और फोक्सटेल की 10 से 11 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये इन सभी की अलग अलग जो सीड रेट थी ना वो रहेगी। स्पेसिंग की बात करें तो 20 × 10 सेंटीमीटर कितनी रहेगी? 20 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहेगी इसकी। ये रहेगी फिंगर मिलेट की। ठीक है, तो इसका जो है ना पहला रहेगा रो इंटू रो जो कि है इसकी 20 और प्लांट इंटू प्लांट इसकी रहेगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में जो है पोर्सो मिलेट है तो उसकी 25 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेन यार्ड की रहेगी 25 × 10 सेंटीमीटर और कोडो मिलेट की 45 × 10 सेंटीमीटर। और फिर बात करें फोक्सटेल मिलेट की तो 20 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस साइड वाली जो फर्स्ट है ना ये तो है जो रो इंटू रो रहती है। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरी है वो रहती है प्लांट इंटू प्लांट। तो इन सब का एक कॉमन है वो है प्लांट इंटू प्लांट, जो डिस्टेंस है ना वो सबकी सेम रहती है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग टाइम की बात करेंगे तो हार्वेस्टिंग टाइम इसके सोविंग टाइम हमने देखा था। ये देखो ये सबका सोविंग टाइम है इस पूरी रो में, ये इसमें है जो हार्वेस्टिंग टाइम है तो 120 से 125 डेज आफ्टर सोविंग। जैसे ही हमने बुआई कर दी, मई मंथ में बुआई की है, ठीक है, तो इसके क्या करेंगे 4 मंथ बाद इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, और इसको कितने दिन बाद करेंगे 65 से 75 डेज आफ्टर सोविंग। ठीक है, और इसी टाइप से इन सब का भी यही रहेगा सेम 65 के अराउंड।
यानी 100 डेज़ के अराउंड रहता है, ठीक है। उसके बाद में यील्ड की बात करेंगे, यानी कितना प्रोडक्शन मिलता है। तो यील्ड की बात करें तो अगर ग्रेन की बात करें, G फॉर ग्रेन, ठीक है, और S फॉर स्ट्रॉ, जो हमें स्ट्रॉ मिलता है, भूसा मिलता है, ठीक है। तो ग्रेन कितना रहेगा, 20 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रेन। और यहाँ पे 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इसका जो ग्रेन रहेगा वो रहेगा 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। और कोडो मिलेट का रहेगा जो ग्रेन है वो 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और फॉक्स मिलेट का रहेगा 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। फिर स्ट्रॉ की बात करें 60 से 80 क्विंटल, और इसका रहेगा 50 से 60 क्विंटल, 20 से 25 क्विंटल, 30 से 40 क्विंटल, 60 से 80 क्विंटल, ठीक है। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो इन सब का कॉमन है, उसका मैंने कोई सारणी या फिर कोई टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं किया, उसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, स्लाइड के अंदर। तो वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो जनरली ऑल मिनरल मिलेट्स आर ग्रोन इन खरीफ सीजन, ठीक है। जितने भी माइनर मिलेट्स हैं उन सभी को कौन सी ऋतु में, खरीफ सीजन में, या कौन से सीजन में, खरीफ सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। एंड अंडर रेनफेड कंडीशन, रेनफेड कंडीशन के अंदर इनको ग्रो किया जाता है। बट इफ़ द फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन इज़ अवेलेबल then 1 to 2 irrigations are sufficient and given during vegetative growth and पेनिकल इनिटिएशन स्टेज, ठीक है। इसने बोला है कि पहली बात तो ये इनको खरीफ सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, ठीक है, और वो भी रेनफेड यानी कि वर्षा आधारित, यानी कि बारिश होगी तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अगर नहीं भी होगी फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रोडक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा एरिया है, ऐसी जगह हमारे पास है जहाँ पे क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटी है, मतलब हमारे पास पानी है, हम दे सकते हैं फसल को, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे 1 से 2 इरिगेशन देनी चाहिए। कितनी? 1 से 2 इरिगेशन जो है हम फसल को देंगे, ठीक है। और वो भी कौन कौन सी स्टेज पे, एक तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होगी, और सेकंड जो है पेनिकल इनिटिएशन, ठीक है, जब जो पेनिकल्स हैं वो बन रहे होंगे, इन 2 स्टेज पे वाटर देना असेंशियल होता है, इन दोनों पे वाटर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, ठीक है, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा FYM है, जिसे कि 5 से 10 टन पर हेक्टेयर FYM का यूज़ करना चाहिए। ये चाहे तो इरीगेटेड कंडीशन हो, चाहे रेनफेड कंडीशन, ठीक है। रेनफेड का मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे वर्षा आधारित या फिर रेन पे डिपेंड होके ही खेती की जाती है, ठीक है। और इरीगेटेड का मीन जहाँ पे इरीगेशन प्रोवाइड हो, जहाँ पे हम इरीगेशन दे सकते हैं, पानी जो है वो प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी है, सिंचाई हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। तो ऐसे एरिया में नाइट्रोजन 90 kg रखा जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस 30 एंड पोटास 20, ठीक है। ये रेशियो है NPK का, और रेनफेड में भी यही है 40:20:20, ठीक है। इसका ये रेशियो रखा जाएगा, यानी मान लो कि अगर हमें 100 kg है हमारे पास टोटल मटेरियल, तो हम अगर 40 kg नाइट्रोजन देंगे तो 20 kg क्या देंगे हम, फॉस्फोरस, ठीक है, और 20 kg क्या देंगे, पोटास, ओके। ये रेशियो है। वीड मैनेजमेंट की बात करें, जो खरपतवार होते हैं, जो ऐसे प्लांट जिनको हम ग्रो नहीं करते बट उगाते हैं, मान लो हमने फिंगर मिलेट को ग्रो किया है, ठीक है, और उसके बीच में हिरणखुरी या फिर फैलरिस माइनर ऐसा कोई भी वीड उगाया, या फिर मान लो कि कोई और क्रॉप में जैसे मेज का प्लांट निकल आया, तो ये सभी क्या है, वीड है, ठीक है, इनको वीड बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिनको हमने ग्रो किया ही नहीं बट फिर भी वो अपने आप से ग्रो हो गए हैं, जिनके सीड पहले से सॉइल के अंदर पड़े हुए थे, और जैसे ही हमने टिलेज की प्रोसेस की, ठीक है, ऑपरेशंस किए, तो उससे क्या हुआ, वो सीड जो है वो बाहर आ गए और जर्मिनेट हो गए, ठीक है। तो वो सभी क्या है, वीड है। तो वीड कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, 25 से 35 डेज का क्रॉपिंग सोविंग जब होगा ना, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, हैंड होइंग करनी चाहिए, हमें हाथ से ट्राई करना चाहिए कि अगर हो सके कि वीड कम है तो हम उन्हें हाथ से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स का यूज़ तभी करेंगे जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाए, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता हैंड से या फिर खुरपी वगैरह से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए, ओके।
तो कौन सा है वीड, कौन कौन से इसने वीड बताया जो खरीफ सीजन के वीड हैं, ठीक है। तो इकेनोकोला स्पीसीज है और जो सोरगम हेल्पिनेस है ये वो वीड हैं जो कि मिलेट्स फील्ड के अंदर पाई जाती हैं। फिर डिजीज़ और पेस्ट की बात करें कि इनमें कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, तो ब्लास्ट लगता है एक और एक लगता है मोज़ेक, ठीक है। ये दो जो डिजीज़ हैं इसमें लगती हैं, ठीक है। ये आगे इनमें कंट्रोल मेंशन किया गया, जैसे नॉर्मली बाकी सभी ब्लास्ट कोई भी क्रॉप में लगे या फिर मोज़ेक डिजीज़ हो तो उनका जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो सेम कंट्रोल इसका है। आर्मी कटवर्म है, एक एफिड है और ग्रास होपर है और वाइट स्टेम बोरर है, ठीक है। ये कौन से थे, ये थी जो डिजीज़ और इंसेक्ट थे। और अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, ठीक है, यानी कि कटाई की। तन कटाई की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग में क्या है, जनरली क्रॉप मैच्योर इन 120 टू 135 डेज, ठीक है। 120 से 135 डेज में पक्की जो फसल है वो तैयार हो जाती है। ड्यूरेशन में वेरी डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी यूज, ठीक है, और वैरायटी पे भी डिपेंड करती है। कई बार ऐसे होता है कि जो जल्दी पकने वाली जो वैरायटीज़ होती हैं वो भी होती हैं, कोई लेट पकने वाली वैरायटी होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली बताया कि एस्टिमेटेड कितना रहता है 120 से 135 डेज। हार्वेस्टिंग इज़ डन इन 2 स्टेज। हार्वेस्टिंग क्या की जाती है, दो स्टेज में की जाती है, ठीक है। ईयर हेड आर हार्वेस्टेड विद सिकल्स एंड स्ट्रॉ इज कट क्लोज टू ग्राउंड, ठीक है। यानी कि जो बालियाँ होती है इनमें जो ऊपर की तरफ जो बालियाँ लगती हैं उन बालियों को तो किससे ग्रो किया, उन बालियों को किससे कट किया जाता है, सिकल से, दरांती जो होती है ना, ठीक है, उस दरांती से ग्रो किया जाता है, यहाँ से कट करके और इस पूरे भुट्टे से जो भुट्टे लाइक की एक शेप होती है उसे निकाल लिया जाता है अलग, इसमें ग्रेन होते हैं, ठीक है। और बाकी जो प्लांट पार्ट बच जाता है उसे क्या करते हैं यहाँ बिल्कुल सॉइल के पास से, बिल्कुल ग्राउंड के पास से कट किया जाता है, उस एज एक्स्ट्रा इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 हार्वेस्टिंग होगी ना, फर्स्ट इसको हार्वेस्ट किया जाता है फिर इसको हार्वेस्ट किया जाता है, 2 हार्वेस्टिंग होगी ना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और हमने माइनर मिलेट्स को पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी माइनर मिलेट्स थे उनमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, वो सब हमने इसमें कवर किए हैं कि फिंगर मिलेट का कौन सा क्या कुछ है, पोर्सो मिलेट का क्या है, ब्रेनयार्ड का क्या है, कोडो मिलेट का, फोक्सटेल मिलेट का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। सभी क्रॉप्स अपने धीरे धीरे कवर कर लेंगे, बहुत ही थोड़े टाइम में मैं आपको सभी क्रॉप्स वगैरह करवा दूँगी, फिर हॉर्टिकल्चर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिव मिलता रहे।